हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आज फिर हम हाजिर हैं फ्रेंड्स टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 28 मई के नाम से आपके सामने उपस्थित हैं और उस पर हम एक एक प्रश्न को चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला आपके साथ। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 5। तो फ्रेंड्स, ये खेल मंत्रालय की पहल है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये करंट अफेयर का न्यूज है, जिसमें खेलो इंडिया के तहत 143 केंद्र खोले जाने की फैसला किया गया है और ये कितने राज्यों के अंतर्गत खोला जाएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं आपको इसमें सही उत्तर बता दूं तो इसका सही उत्तर है 7। ये 7 राज्यों में खेल मंत्रालय के तरफ से ज़मीनी स्तर पे, जैसे कि जब हम स्पोर्ट्समैन तैयार करते हैं तो उनको एक बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उनको वो सुविधाएं दी जाती है जिससे वे ज़मीनी स्तर पे वो सुविधाएं प्राप्त करें, जिसके लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया केंद्र की जो शुभारंभ की है, तो उसे 143 खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा 7 राज्यों में, जिससे आने वाली जो प्रतिभा होगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो नर्चर हो पाएंगी और फिर राष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम होगा और इस तरह से विश्व स्तर पे वो अपनी एक छाप छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने, खेल मंत्रालय ने ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है और इस पर कुल अगर हम खर्च की बात करें तो इस पर 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और ये जो केंद्र खोले जाएंगे वो किन किन राज्यों में खोले जाएंगे, तो उनके नाम फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं। उनके नाम है क्रमशः महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इन 7 राज्यों में खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा, जिससे खेल के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे देश का नेतृत्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की, वहाँ के जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे क्रिकेट का खेल काफ़ी फेमस माना जाता है, लोगों का क्रिकेट के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है। तो इस तरह इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक केंद्र पे एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो प्रचलन में है उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि ये 7 राज्यों में इस तरह का प्रोजेक्ट, ये खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, ये किस राज्य के राज्यपाल हैं जिनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य? इन्होंने अभी एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के नाम से इसे जाना जाता है और वो स्टेट है। ऑप्शन है आपके सामने, वो कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। और इस अगर विधेयक की अगर हम बात करें, इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो सरकार को हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हरियाणा सरकार ने इसे अभी लागू किया है, इसे एक कानूनी रूप दिया है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को। ये देखा ये जाता था फ्रेंड्स कि आए दिनों कभी आरक्षण के नाम पे, कभी किसी मुद्दे को लेके हरियाणा से दिल्ली के सीमा में लोग आ जाते थे। वहाँ पे अभी जैसे किसानों की समस्या बनी हुई है तो वो लोग काफ़ी वहाँ पे जनजीवन व्यस्त हो रखा है और इसी क्रम में वो लोग एक जो प्रदर्शनकारी होते हैं, इसमें हर तरह के प्रदर्शनकारी शामिल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह से सरकार को एक बहुत बड़ी एक बोझ के रूप में
और एक नुकसान से गुजरना पड़ता है। सरकारी संपत्ति का जो सार्वजनिक चीज़ों का नुकसान होता है, आम जनता को तो इससे परेशानी होती ही है, सरकार को भी भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ती है। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए हरियाणा सरकार ने, हरियाणा राज्य ने, वहाँ के राज्यपाल ने, सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी और यह अब एक कानून बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको नाम याद रखना है, स्टेट का नाम। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, और पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? ठीक है फ्रेंड्स, ये पहल जो है ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोग और दूतावासों में क्या खोलेगी? वन स्टॉप सेंटर। ये आपको याद रखना है, प्रश्न का जो कीवर्ड है वो है वन स्टॉप सेंटर। ये कितने देशों में खोली जाएगी? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 12, तीसरा 15 और चौथा 9। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें जो सही आंसर है वो है 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर खोली जाएगी। और ये पहल किसकी है? ये पहल है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। इसमें जो देश शामिल होंगे वो है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब इत्यादि देश इसमें शामिल हैं। और ये जो वन स्टॉप सेंटर है जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें महिलाओं और बालकों के से संबंधित मुद्दों के संरक्षण के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर है इसका मकसद है महिला विरोधी हिंसा से निपटना। और अगर मंत्रालय के अधिकारी की बात करें तो भारत में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। तो भारत में 300 वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की योजना है और विदेशों में 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की भी योजना है। देखिए, आए दिन हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा से या फिर अगर विदेश में है तो उनको वहाँ पे नस्लीय रूप में अगर प्रताड़ित किया जाता है या शोषण किया जाता है तो वो आवाज़ अपनी उठा नहीं पाती हैं और वो चुप रह जाती हैं और शोषित होते रहती है, उनका शोषण बदस्तूर जारी रहता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म, एक असिस्टेंस देने के लिए जिससे ये सब चीज़ें उनके साथ नहीं हो सके, उनके साथ किसी तरह की हिंसा नहीं हो, उनके साथ कोई शोषण न हो, तो इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए ये वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की परियोजना को अभी हरी झंडी दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि वन स्टॉप सेंटर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वन स्टॉप सेंटर का जो संबंध है फ्रेंड्स वो है महिला विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए। महिला विरोधी जो हिंसा की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है उससे निपटने के लिए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने। भारत के साथ वो कौन सा देश है जो प्रमुख रक्षा समझौतों के नवीनीकरण के लिए हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है, और ये समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पे फोकस्ड होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ओमान, तीसरा कतर और चौथा इराक। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं, वो है ओमान। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो या चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो। तो अभी हाल ही में भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का क्या किया है, रिन्यूअल किया है। ये पहले से चली आ रही थी लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ओमान की खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है। अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो उसमें ओमान भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय साझेदार रहा है। और इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बना देगा।
ठीक है फ्रेंड, तो ये आप ये देखोगे एक भू राजनीति दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट समझौता है। यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपको याद रखनी है। डिफेंस से ये जो ट्रीटी जो संपन्न हुई है डिफेंस की, उसे आपको याद रखना है। वो ओमान और भारत के बीच इस तरह की ट्रीटी जिस पे हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर बल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में कौन मतलब किस मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए मतलब बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है इन सब गतिविधियों को? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला रक्षा मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा वित्त मंत्रालय और चौथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है वित्त मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि ये किस मंत्रालय की ओर से ये पहल की गई है। ये फिनांस और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अक्सर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर आप पीसीएस एग्जाम्स की बात करो जिसमें जेपीएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस के एग्जाम्स आते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। अगर हम बात करें वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त जो क्षेत्र हैं उनकी सूची में किफ़ायती किराया और आवास योजनाओं को शामिल किया गया था, जिससे इनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, बुनियादी ढांचा डेवलप कर सके, ठीक है, और इनको बढ़ावा मिल सके। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मई 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व के पहले मानव रहित पोत का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए वो एक ऐसा पोत है जो मतलब जिसे आप बोल सकते हो कि वो बिना किसी मानव रहित है। वो खुद से अपने आप में जैसे ड्राइवरलेस कार होते हैं उसी तरह उसमें बिना किसी मानव के वो स्वयं एक तकनीकी के आधार पे एक पोत है जो अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए तैयार किया गया है, जिसे अभी हाल ही में ये सुर्खियों में रहा है। तो उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है आयरन शोर 400, दूसरा ऑप्शन है स्काई ड्राइव 500, तीसरा ऑप्शन है मरीन ड्राइव 400 और चौथा ऑप्शन है मे फ्लावर 400। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें जो सही आंसर है वो है मे फ्लावर 400। ये उस मानव रहित पोत का नाम है जिसे अटलांटिक को पार करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो इसमें बिना मनुष्य के ये एक तरह से ड्राइवरलेस है, ये इसमें कोई कप्तान नहीं होगा इस पोत में, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होगा। जो ये मे फ्लावर 400 जिस पोत की हम बात कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, और ये अटलांटिक को पार करने के लिए जो इसे तैयार किया गया है ये विश्व का पहला मानव रहित पोत है। और इसको तैयार करने में जैसे आपने सुना होगा IBM का नाम, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसे जिसका नाम है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से आप जो जानते हो, और एक समुद्री अनुसंधान संगठन है प्रोमेयर। IBM और प्रोमेयर ने मिलकर इसे विकसित किया है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि ये जो मानव रहित पोत है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मे फ्लावर 400। और ये इसके काम क्या करेगी, और इसी क्रम में इसका जो कार्य होगा, जिन चीज़ों पर ये पैनी नज़र रखेगी उसमें ये पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करेगी और समुद्री प्रदूषण का स्तर किस लेवल तक है उसकी ये विश्लेषण करेगी। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है इसका नाम, और किस महासागर में इसे संचालित किया जा रहा है? तो ये अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए तैयार किया गया है और इसका नाम है मे फ्लावर 400। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस के तौर पे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा है?
पंजाब का जो अभी हाल ही में 23वां जिला बना है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने घोषणा की है, उस जिले का क्या नाम है जो राज्य के 23वें जिला के रूप में अभी बना है, जिसका निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है बरनाला, दूसरा रूपनगर, तीसरा मालेरकोटला और चौथा नवान शहर। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो अभी 23वां जिला घोषित हुआ है पंजाब का, उसका नाम है मालेरकोटला। ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालेरकोटला को राज्य का 23वां जिला के रूप में घोषित किया, जहां पे अगर हम मालेरकोटला की आबादी की बात करें तो वहां सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। और इसे इस वर्ष जब हम ईद उल फितर मना रहे थे तो उसी दिन इसे 23वें राज्य के रूप में इसे निर्मित किया गया, इसका नवनिर्माण हुआ और मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि 23वें जिले के रूप में कौन सा जिला शामिल हुआ है, तो इसका नाम है मालेरकोटला। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ देखना है, किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया। और ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर कृति के करंत, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन है सुनीता नारायण और चौथा ऑप्शन है इला चौधरी। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है डॉक्टर कृति के करंत। इनका नाम आपको याद रखना है। अक्सर पर्सनालिटीज़ और अवार्ड के सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। इस तरह के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो अब हम देखते हैं कि कृति के करंत को, इनकी जो संस्था है, ये मतलब ये भारतीय हैं जिनकी एक संस्था है बंगलुरु में स्थित है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, CWS के नाम की एक संस्था है। तो उसमें ये मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं और इन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के 2021 के लिए चुना गया है और यह पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली भारतीय है और वो भी महिला है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर कृति के करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली भारत की पहली महिला है, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला भी हैं। इनके साथ ये दो उपलब्धियाँ जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स इनका नाम आपको याद रखना है और पुरस्कार का नाम याद रखना है, जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है या बनाया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, ये अभिनेता हैं जिन्हें कोरोना टीकाकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है सोनू सूद, दूसरा ऑप्शन है सलमान खान, तीसरा ऑप्शन है अजय देवगन और चौथा ऑप्शन है अभिषेक बच्चन। तो फ्रेंड्स ये नाम काफ़ी जाना पहचाना है। इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ये है सोनू सूद। सोनू सूद जो मूल रूप से पंजाब से बिलोंग करते हैं और इनको पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में बनाया है, जो ये टीकाकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में अपना अहम रोल निभाएंगे। फ्रेंड जैसे कि अगर हम बात करें सोनू सूद की, जो एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं, जब हम कोरोना की पहली लहर यानी कोविड-19 जब 2020 में आया था तो उस समय इन्होंने प्रवासी जो मजदूर थे अलग अलग स्टेट्स के, उनको अपने घर भेजने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और सभी जो अगर परेशानियों से ग्रसित थे उस समय कोरोना की महामारी की वजह से, तो उन्हें इन्होंने भरपूर सहयोग किया था। तो इनका नाम तब से ही एक सामने आता है, एक मसीहा के रूप में आप कह लो। तो इन्हें पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पद्म श्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
वह कौन सी दिग्गज अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो पद्मश्री से सम्मानित थी और उनकी आयु 88 वर्ष की थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है शशिकला, दूसरा ऑप्शन है माला सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभा सिन्हा और चौथा ऑप्शन है कोमल झा। तो यहाँ पे जब हम प्रश्न देख रहे हैं इसमें जो सही आंसर है वो है शशिकला। ये आपको याद रखना है। ये कभी कभी निधन ओबिचुअरी के जो सेक्शंस होते हैं उसमें पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शशिकला का निधन हो गया हाल ही में और ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक क्षति है ये इनका जाना। और इनके करियर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है और अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन भी इन्होंने अपने नाम कराया है और ये उपलब्धि इनके साथ है। उन्हें साल 2007 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये ओबिचुअरी सेक्शन के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आप लोग आज के सेशन को काफ़ी अच्छी तरह से भली भांति समझे होंगे और हमने जो चर्चा की, अगर आपको किसी को भी किसी तरह की अगर इसके अतिरिक्त किसी ऑनलाइन मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप लोग ज़रूर संपर्क करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी ज़रूर राइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर कल मिलते हैं टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, एक नए डेली के डोज के साथ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आपको रोज़ हमारे साथ बना रहना है और एक समय जब आएगा, आप ये सिलसिला जब हमारे साथ जारी रखोगे तो एक समय आएगा जब आप करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एग्ज़ाम वॉरियर बाय मनीष सिंह के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनके और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और वो भी लाभान्वित हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।